यस, गुड इवनिंग एवरीवन। नाउ टुडे वी विल बी स्टडीइंग फर्दर। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैटर की तीन प्रॉपर्टीज। एक, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दूसरा, दीज पार्टिकल्स आर always moving, these particles are always moving. And तीसरा, the particles of matter have spaces in between them, है ना। और इसकी एक्टिविटीज भी की थी हम लोगों ने, जिससे हमें पता चलता है ये सारी चीजें। नाउ ये हम लोगों ने कल कर लिया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पोटेशियम पर मैग्नेट का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था। दिस मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर सो दैट दे बिकम मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सब लोग डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर that is solid, liquid and gases. Movement of particles of matter that is solid, liquid and gases from a region of their higher concentration, from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration, from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration, to a region of their lower concentration is called diffusion. For example, when ink is dropped in water, it diffuses throughout the water. Yes. ये हमारी टेक्निकल डेफिनेशन है, ठीक है। इंटरमिक्सिंग भी इसी की वजह से होती है। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, पानी के अंदर हमने इंक डाली और इंक पूरे में मिक्स हो गई, तो दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। हमने कहीं पे परफ्यूम स्प्रे किया, वो पूरे रूम में मिक्स हो गया, दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। लेकिन डिफ्यूजन का काम सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग नहीं होता, और भी प्लांट्स के अंदर पानी जो चढ़ता है वो भी डिफ्यूजन की वजह से होता है, और बहुत सारे फंक्शंस टेक प्लेस करते हैं डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। ओके, दिस इंडिकेट्स पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। अब हम लोग यही स्टडी करने जा रहे हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस, दैट जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और हम लोगों ने कल ये भी पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी क्या स्टेट करती है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। और हम इसके बारे में एक और तरीके का मोशन स्टडी करेंगे जिसे बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। पढ़ा है आपने ब्राउनियन मोशन पहले? आपने वो देखा है कि जब कभी अगर थोड़ा सा पर्दा हटा रहता है और सनलाइट एंटर करती है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से मूव करते हुए दिखाई देते हैं, दैट इज ब्राउनियन मोशन। कभी अगर आपने क्या कहते हैं मड सोल्यूशन देखा हो, पानी बीकर के अंदर मडी सोल्यूशन रखा हो, तो वो जो पार्टिकल्स उसके मूव करते हैं उसके अंदर, दैट इज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। दीज मोशन जो रैंडम जिगजैग मोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ओके, अंडरस्टूड? क्या हुआ? ब्राउनियन मोशन में चल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो देखिए, जैसे यहाँ पे अगर अगरबत्ती इंसेंस स्टिक से हम देखते हैं, तो इस तरीके से रैंडमली मूव करते हैं ना पार्टिकल्स, दिस इज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो व्हाई आर वी नॉट एबल टू स्मेल अ यूनिट इंसेंस स्टिक फ्रॉम डिस्टेंस? डिस्टेंस से क्यों नहीं वो होता? क्योंकि इसके पास टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो ज्यादा मूव नहीं कर रहे, ज्यादा मूव नहीं कर रहे, तो यहाँ से हमारी नोज तक नहीं आएंगे, हमारे यहाँ से नोज तक नहीं आएंगे, तो हमें नहीं स्मेल आएगी उसकी। वेयर एज अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है, पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ मूव करके आते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत फास्ट उसकी स्मेल आ जाती है, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे व्हेन वी लाइट और बर्न एन इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, इट्स फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब क्या हो गया? फ्रेग्रेंस, स्मेल spread in the whole room quickly. The particles of gases produced move rapidly in all directions, mix with the moving particles of the air in the room. When lit, their kinetic energy increases. Kinetic energy मतलब energy due to
ड्यू टू मोशन, मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन, जब कोई चीज चल रही होती है उसके पास जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर हम एक खड़ी हुई गाड़ी से जाके टकरा जाएं, ठीक है, तो हमें ज्यादा चोट लगेगी, या एक चलती हुई गाड़ी से टकरा जाएं तो ज्यादा चोट लगे? तो चलती हुई गाड़ी के पास ऐसा क्या है जो खड़ी हुई गाड़ी के पास नहीं है? उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो जब भी कोई चीज, हम अगर एक स्विमिंग पूल में पानी में जाते हैं तो हम डूब सकते हैं पर बह नहीं सकते ना, लेकिन अगर हम नदी में चले जाते हैं, रिवर में, तो हम बह सकते हैं। तो एक चलते हुए पानी के पास ऐसा क्या है? काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, या इस लॉ को क्या बोलते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स कम इन द वेपर फेज एंड आर डिफ्यूज टू द सराउंडिंग्स। इस वजह से हमें क्या आ जाती है? इसकी स्मेल आ जाती है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स motion. Energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी विच इज पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। और हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो आप फिजिक्स में दो तरीके की एनर्जी पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी आप पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? एनर्जी पोजेस ड्यू टू हाइट। और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मूवमेंट। और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से बढ़ती है? टेम्परेचर की वजह से बढ़ती है। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी तो फिजिक्स में भी यूज करते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, बायो में भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर एक बॉल चल रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, गाड़ी चल रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बॉल तेज चल रही है उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, गाड़ी तेज चल रही है उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन मैटर में स्पेसिफिकली जब मैटर की बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ना बॉल का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जल जाएगी। ठीक है, ओके। आप लोगों को कल एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया था, आपने देखा? लेवल ऑफ वाटर राइजेस और नॉट? डिड इट राइज? नो, आपने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। ब्राउनियन मोशन, ओके, क्या हुआ? Okay. Next is Brownian motion. The best evidence for existence of movement of particles in liquid can be explained by Brownian motion. This was discovered by Robert Brown in 1827. ठीक है, 1827 में डिस्कवर हुआ था ये सब कुछ। ठीक है, तो अभी हम लोग आइंस्टाइन से बहुत पहले चल रहे हैं। अभी हम लोग 1820s में चल रहे हैं, आइंस्टाइन 1920s में थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ही सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। पॉलन ग्रेन पता है आपको क्या होता है? जो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत छोटे साइज में होते हैं, उनको पानी के अंदर डाल दिया, सस्पेंड कर दिया। अब पानी के पार्टिकल जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन को हिट करते हैं, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन रैंडमली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में ये पॉलन ग्रेन को हिट करता है पानी का पार्टिकल, उसी डायरेक्शन में पॉलन ग्रेन चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर हिट करता है, फिर यहाँ चलता है, फिर हिट करता है, फिर यहाँ चलता है, फिर हिट करता है, फिर यहाँ चलता है, यहाँ यहाँ ऐसे करके जहां जहां ये हिट करता जाता है वहां वहां पॉलन ग्रेन मूव करता जाता है। तो यहाँ पे दिस रैंडम मोशन पॉलन ग्रेन का किस वजह से होता है? बिकॉज जो पानी के पार्टिकल्स है वो रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं इसके साथ, और रैंडम मोशन जो पानी के पार्टिकल्स का है उस रैंडम मोशन को, जिगजैग मोशन को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। तो ही सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। ओ आए आए आए, अरे हाँ, आओ आओ अंदर बैठ। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो यहाँ पे ही सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे दिस वाज कॉल्ड when it moved it was called Brownian motion. ठीक है, under microscope he found that pollen grains were moving rapidly throughout water in a zigzag way.
The pollen grains moved on to the surface of the water because they were constantly being hit by fast moving particles of water. तो यहाँ पे ये क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर इसको कंटिन्यूसली हिट करते रहते हैं, इस वजह से ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ये रैंडमली मूव करते रहते हैं, और इस रैंडम मोशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन. इस the zigzag motion of particles suspended in a solution. The zigzag motion of particles suspended in a medium या in a solution, कुछ भी बोल सकते हो आप. ब्राउनियन मोशन क्या है, the zigzag motion of particles suspended in a medium. किस चीज की, suspended in a medium, MEDIUM. ये देखा है ना सबने, जब लाइट एंटर करती है, ठीक है, व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ रूम वी कैन ऑब्जर्व टाइनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर विच आर मूविंग रैपिडली इन अ हैपहैजर्ड वे. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्राउनियन मोशन. ठीक है, आपने वो देखा है कभी, अगर हम फॉरेस्टेड एरिया में जाते हैं तो कैनोपी के बीच से सनलाइट एंटर करती है, वहां पे भी इसी तरीके से पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, दैट इज ऑल्सो ब्राउनियन मोशन. ठीक है, तो यहाँ पे दे मूव हेयर एंड देयर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर. तो यहाँ पे एयर पार्टिकल इसको कभी इधर की तरफ हिट करते हैं, कभी इधर की तरफ हिट करते हैं, तो ये जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को हिट करते हैं हेयर एंड देयर, दैट कॉजेज ब्राउनियन मोशन. नहीं, अगर ज्यादा सनलाइट होगी ना तो फिर क्या होगा, ये पार्टिकल्स लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे. एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट, ठीक है, हम ये इफेक्ट नहीं देख पाएंगे. ठीक है, इसके बारे में हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि आपको ना फिर क्या होगा, लाइट तो पूरे में रोशनी तो दिखाई देगी, लेकिन ये जो पाथ है लाइट का वो दिखाई नहीं देगा. अभी जैसे इस कमरे में हमने लाइट ऑन कर रखी है, तो आपको दिख रही है कहीं पे लाइट दिख रही है, नहीं दिख रही है, आपको कमरे की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा जिससे लाइट जा रही है. ठीक है, अगर ऐसे ही मैं खिड़की ओपन कर दूं दिन में तो भी क्या होगा, पूरा कमरा तो रोशनी में आ जाएगा, लेकिन हमें वो रपात दिखाई नहीं देगा. ठीक है, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा रास्ता बनाना पड़ेगा, पिन होल क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि हमें वो पाथ दिखाई दे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. कांस्टेंट ये हो गया. The zigzag motion of small particles suspended in a medium is called Brownian motion. है ना, यही लिखा है आप लोगों ने डेफिनेशन. ओके, द ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. और इसके पीछे रीजन कोई आपसे पूछता तो आप बता सकते हो रीजन क्या होगा, क्योंकि जब पार्टिकल्स, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स तेज तेज मूव करना स्टार्ट कर देंगे. वो तेज तेज मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो वो तेज तेज हिट करना स्टार्ट कर देंगे, और वो तेज तेज हिट करना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बात समझ में आ गई ना, अंडरस्टूड. नहीं नहीं नहीं, वो तो लाइट है इस वजह से दिख रहे हैं आपको कि वहां पे सिर्फ उसी जगह पे पार्टिकल्स है. एक्चुअली ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको कोलॉइडल पार्टिकल्स बोलते हैं. ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल्स देखने के लिए हमें मीडियम के अंदर एक पाथ ऑफ लाइट विजिबल होनी चाहिए. ठीक है, तो इसलिए वो हमें सनलाइट की जब एक बीम ऑफ लाइट दिखती है तभी दिखाई देते हैं, वरना दिखाई नहीं देते. ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली इनका साइज इतना होता है कि अगर इन पे बहुत ज्यादा लाइट पड़ेगी तो लाइट इसके थ्रू निकल जाएगी, और बहुत कम लाइट पड़ेगी तो ओपेक हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं. इसलिए एक बहुत लिमिटेड अमाउंट में लाइट जब पड़ती है तभी ये दिखाई देते हैं, तभी स्कैटर करते हैं लाइट को. ठीक है, तो डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन आर टू प्रोसेसेस विच प्रोवाइड बेस्ट एविडेंस फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर. तो कभी आपको अगर ये बताना होगा कि प्रूव दैट पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंटली मोशन, है ना, पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, तो आप दो चीजें क्या प्रूव करेंगे, पहली चीज डिफ्यूजन और दूसरी चीज ब्राउनियन मोशन. आप ये दोनों चीजें जब प्रूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मोशन में. ठीक है, बात समझ में आ गई. नेक्स्ट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें. नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ इन मैटर. ओके, नेक्स्ट हम लोग डिफ्यूजन के कुछ और एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं. ठीक है, अ ग्लास जार कंटेनिंग रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर. अब आप क्या करिए, अब आप कॉपी में लिख लीजिए ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या होता है, Br2. ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रोमीन इज Br2.
एंड ब्रोमीन गैस का कलर क्या होता है? ब्रोमीन गैस का रेडिश ब्राउन, जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है रेडिश ब्राउन कलर, यही होता है ब्रोमीन गैस का कलर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ना इसके ऊपर ऐसे करके इन्वर्ट कर दूंगा, तो ये जो पूरी की पूरी ब्रोमीन गैस है, ये थ्रू आउट यहाँ से लेकर के दूसरे वाले कंटेनर तक पूरी की पूरी स्प्रेड हो जाएगी, और इसका कलर जो होगा वो लाइट ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा जगह में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्ट दिस, अगर मैं इसको इसके ऊपर इन्वर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे उसमें स्प्रेड हो जाएगी, और इसका जो कलर हो जाएगा वो द रेडिश ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन स्प्रेड आउट इनटू द अपर जार कंटेनिंग एयर। जो यहाँ पे एयर थी थोड़ी सी, वो इस वाली में आ गई, और जो इसमें ब्रोमीन थी वो इसमें चली गई। ये क्या शो करता है? ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। हवा वहां से वहां चली जाती है जहां पे हवा का ज्यादा, पहले यहाँ पे पूरे में एयर थी ना, तो एयर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, तो ये कहाँ मूव करेगी? यहाँ से यहाँ। और ब्रोमीन गैस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेगी? यहाँ। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, समझ आई बात? ओके। The reddish brown vapor of bromine spread out into the upper gas jar containing air. ठीक है, ओके। Air from upper jar also diffuses into the lower gas jar through which we cannot see, although we cannot see it, क्योंकि हवा तो ट्रांसपेरेंट होती है तो उसको हम देख नहीं पाते, ब्रोमीन को हम देख पाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कभी वो किया है, ठीक है, क्या किया नहीं है तो करना, ठीक है। बकेट जब नहाने जाओ तो उसमें क्या करना है, एक ग्लास लेना है ना, एक ग्लास, ठीक है, उसके ऊपर क्या करना, एक पेपर बॉल रखना, ठीक है, बिल्कुल अपर सरफेस पे यहाँ पे पेपर बॉल रखना, जो कि अगर मैं इन्वर्ट करता हूं तो गिरे नहीं, ठीक है। और उसके बाद इन्वर्ट करके इसको इसके अंदर इंसर्ट करना, ठीक है। जब आप इसको बाहर निकालोगे तो क्या ये पेपर बॉल गीली हो जाएगी? ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले से क्या थी, एयर, और एयर को निकलने की जगह नहीं मिली, इस वजह से ये इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। अब अगली बार फिर से एक्सपेरिमेंट करना, उसको अंदर डालना और हल्का सा टिल्ट कर देना। हल्का सा टिल्ट कर दोगे तो बबल्स दिखाई देंगे एयर के बाहर निकलते हुए, तो ये एयर बाहर चली जाती है तो पानी उसके अंदर चला जाता है। तो पहले क्यों नहीं गया था पानी अंदर? क्योंकि उसके अंदर कुछ था। क्या था? एयर थी। तो एयर इज ऑल्सो मैटर, राइट, एयर इज ऑल्सो मैटर। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन सबसे फास्ट किस में होता है? गैसेस में, उससे धीमे लिक्विड्स में, और सबसे धीमे सॉलिड्स में। तो डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस, देन इन लिक्विड्स, एंड स्लोएस्ट इन solids, slowest in solids. The rate of diffusion increases on increasing the temperature of the diffusing substance. Rate of diffusion कब बढ़ता है? जब temperature of diffusing substances increase हो जाते हैं, ठीक है ना? Okay. Intermixing of particles of two different types of matter on its own is called diffusion. ये आपकी वही है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, यही वाली डेफिनेशन थी ना आपकी, ठीक है। और मैंने आपको जो लिखवाई वो थोड़ी और टेक्निकल डेफिनेशन है, वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये घर पे मम्मी ने पिज्जा बनाया, जब गरम गरम बनाया है तो हमारे नाक में स्मेल आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि पिज्जा बना है घर पे, या कुछ अच्छा कुक हुआ है घर पे, ठीक है। दिस इज बिकॉज डिफ्यूजन। और अगर ठंडा पिज्जा घर पे रखा हो तो हमें उसकी स्मेल नहीं आएगी, गरम पिज्जा होगा तो ही स्मेल आएगी। तो गरम पिज्जा में ऐसा क्या है? दिस इज काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। यस, करेक्ट। The smell of food being cooked reaches us even from a considerable distance. अच्छा, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं इनके। जो फिशेज ऑक्सीजन कैसे लेती हैं? गिल्स के थ्रू। तो गिल्स के थ्रू तो पानी जाता है या सिर्फ ऑक्सीजन जाती है? गिल्स से फिश की बॉडी के अंदर पानी जाता है या सिर्फ ऑक्सीजन जाती है? डिजोल्व ऑक्सीजन जाती है, सिर्फ पानी नहीं जाता। पानी भी जाता है, ठीक है। गिल्स से
फिश की बॉडी के अंदर पानी भी जाता है और पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है, लेकिन फिश की बॉडी को पानी चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो अब अंदर क्या होता है, अंदर फिश की बॉडी के अंदर यहाँ पे इस तरीके से ये ब्लड कैपिलरीज रहती हैं, इसमें पानी, ब्लड कैपिलरीज बोलो, कैपिलरीज रहती हैं जिसमें पानी फ्लो कर रहा है। इससे क्या हो जाती है, इससे ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है सेल से, ठीक है, मतलब सेल के अंदर आ जाती है और पानी फ्लो करके फिश की बॉडी से बाहर निकल जाता है। पानी अंदर जाता है और पानी फिश की बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके बीच में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड फिश की बॉडी के अंदर होती है, वो इसके अंदर आ जाती है। यही सेम काम ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हो रहा है। हम लोग सांस लेते हैं तो एयर होती है, एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेस होती है, ठीक है, वो सब हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में ब्लड आता है और ब्लड के अंदर क्या चली जाती है, ऑक्सीजन, और ब्लड के अंदर क्या होती है पहले से, कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकल के लंग्स में आ जाती है। तो फिर जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो लंग से एक्सपेल हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये सारे प्रोसेसेस कौन से हैं, ये सारे प्रोसेसेस हैं डिफ्यूजन, ठीक है, ये सारे कौन से प्रोसेसेस हैं, डिफ्यूजन। तो किस प्रोसेस की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. For example, spreading of ink in water, है ना, ऐसे ही दिखता है ना कुछ कुछ जब इंक स्प्रेड करती है वाटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्मेल ऑफ परफ्यूम, ऐसा दिखता नहीं है लेकिन वैसे बोल रहा हूँ कि स्मेल ऑफ परफ्यूम है ना, इसी वजह से इसमें पूरे रूम में या पूरे जैसे ही अगर किसी ने बहुत ज्यादा डिओ लगाया हो, बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाया हो, तो जैसे ही वो कमरे में एंटर करते हैं वैसे ही पता चल जाता है ना कि somebody with lots of smell has entered inside the room, ठीक है। तो कुछ लोग तो नहा ही लेते हैं बिल्कुल डिओ से, ठीक है। तो वाई, बिकॉज उनके बॉडी के पास जो एयर होती है वो मूव आउट करती है। और वही अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में वो स्मेल देर में आएगी बिकॉज फैंस नहीं चल रहे होते हैं, एयर का टेम्परेचर कम होता है, वेयर एज गर्मियों में वो स्मेल फास्ट आएगी बिकॉज, हाँ करेक्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, और जो इनके बीच में स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस। जो इनके बीच में स्पेसेस होती है उनको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, ये चौक से जब बोर्ड पे लिखते हैं या जब मार्कर से बोर्ड पे लिखते हैं, जब पेंसिल से आप कॉपी पे लिखते हो या पेन से कॉपी पे लिखते हो, तो इंक वहीं रह जाती है ना जहाँ पे। तो पहले तो जब पेन होता है उसमें इंक मूव कर सकती है, लेकिन उसके बाद जब आप एक बार चला देते हो तो इंक वहीं रह जाती है। इसमें भी सेम होता है, चौक के साथ भी सेम होता है। चौक तो इंटैक्ट होती है, जब हम उसे बोर्ड पे चला देते हैं तो वो बोर्ड पे उसी जगह पे रह जाती है जहाँ पे हम चलाते हैं। दिस इज बिकॉज बोर्ड के पार्टिकल्स और चौक के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कॉपी के पार्टिकल्स और आपकी पेंसिल के पार्टिकल्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, स्पेसेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है। आयरन नेल, अगर हम नेल हैमर करते हैं तो ऐसा, जब हमने हैमर करके, सपोज ये वाली आयरन नेल के बारे में बात करते हैं, जब मैंने हैमर करके इसको अंदर डाला था तो मैं ऐसे करके खींच के बाहर भी निकाल सकता हूँ और ये आसानी से निकल भी जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आसानी से नहीं निकलती, क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इसके और वॉल के बीच में क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये अट्रैक्टेड रहती है और इसके अंदर स्टक रहती है। बात समझ में आ रही है? ओके, सारा आइस क्यूब्स। अच्छा, अगर हम आइस क्यूब्स की बात करते हैं तो आइस क्यूब एक जगह रखते हैं वो एक ही जगह रहती है, लेकिन अगर वाटर को एक जगह रखते हैं तो वो फैल जाता है ना। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या कम है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या कम, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे क्या है, आइस का ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल सब अट्रैक्टेड है, ठीक है, इस वजह से इंटैक्ट रहता है। ये अगर लिक्विड की बात करता हो तो ये वाला फ्लो इधर कर जाएगा, ये वाला फ्लो इधर कर जाएगा, जिसकी वजह से ये इंटैक्ट नहीं रहेंगे, ये फ्लो कर जाएगा। बात समझ में आई?
Okay, take a piece of chalk, an iron nail and a cube of ice, hit them with hammer. सबको हम हैमर से हिट करते हैं, पीस ऑफ चॉक को, आयरन नेल को और इसको. किसको तोड़ना सबसे ज्यादा आसान होगा और किसको सबसे मुश्किल होगा? किसके पास इंटर पार्टिकुलर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा और सबसे वीक किस में होंगे? चॉक. चॉक में सबसे वीक किस में होगी? चॉक में. Which is easier to break, which require more force? Chalk is easier to break and iron is difficult to. So it is easy to break a piece of chalk into smaller pieces and a cube of ice requires more force, whereas an iron nail does not break even with large force. The force of attraction between particles of chalk is quite weak, whereas the force of attraction between particles of ice is stronger. And the force of attraction between iron nail is very 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 strong. ठीक है. मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होते हैं? सॉलिड्स, देन लिक्विड्स एंड वीकेस्ट किस में होती है? गैसेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होती है? सॉलिड्स, देन लिक्विड्स एंड वीकेस्ट इन गैसेस. इसका जवाब एक दो क्लासेस बाद दूंगा. याद रखना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कॉज क्या है. ठीक है, इसका जवाब एक दो क्लासेस बाद देंगे. जब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस करेंगे ना, तब इसका जवाब देंगे. ठीक है, ओके. पार्टिकल्स, अब हम समराइज कर देते हैं सारी कैरेक्टरिस्टिक को. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. They are made up of atoms and molecules. The particles of matter have spaces between them called intermolecular spaces. The particles of matter are constantly moving, and as the temperature rises, the particles move faster. This is called kinetic theory of matter. Particles of matter attract each other with a force called intermolecular force of attraction. Okay, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे. ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. डू रीड बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्लास, है ना. एनसीईआरटी से एक बार इसको पढ़ना जरूर है. नहीं, नेक्स्ट क्लास विल बी